अब देखते देखते आपका कोर्स कंप्लीट होने की कगार पर आ रहा है। चैप्टर नंबर 8 आपके सामने आता हुआ है, यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। इसमें कुछ भी नया नहीं है दोस्तों। आप लोग कॉस्ट निकालते हैं, आपको पता होगा। ऐसे ऐसे डायग्राम बनाते हैं, कॉस्ट शीट के डायग्राम बनाते हैं आप मटेरियल, लेबर, ओवरहेड ऐड करते हैं। नहीं, पहले डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करते हैं, प्राइम कॉस्ट निकालते हैं। अच्छा, उसके बाद फैक्ट्री के ओवरहेड ऐड करते हैं। जी, यहाँ पर आप जो टोटल लिखते हैं ना, इसके साथ अगर आप पर यूनिट लिख देंगे तो उससे बोलेंगे यूनिट कॉस्टिंग। सिंपल है। और अगर आप एक पर्टिकुलर बैच की कॉस्ट निकालना चाहेंगे, यानी कि मान लीजिए कि 10 यूनिट्स का एक बैच होता है। जैसे दवाई का पत्ता देखते हो आप, दवाई का पत्ता देखते हो जिसमें कि बहुत सारी मेडिसिन होती है, पर इस पूरे को मैं एक बैच बोल सकता हूँ। वैसे ही कई बार क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो एक बैच में प्रोड्यूस होते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मल्टीपल प्रोडक्ट्स एक साथ मशीन से निकल रहे हैं, एक बैच में निकल रहे हैं। अगर मुझे उस पूरे बैच की कॉस्ट निकालनी है तो पर यूनिट की कॉस्ट आपने निकाल ली है, उससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए एक बैच में कितने यूनिट हैं। एक तरीका तो ये हो गया, या फिर आप पर यूनिट की जगह पर बैच की कॉस्ट निकाल दीजिए। इसमें कुछ भी सिखाने जैसा नहीं है, इसीलिए आपको यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग के कोई नोट्स नहीं मिलेंगे। हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर बुक से करना स्टार्ट करेंगे। इसमें कॉस्ट का मुझे नहीं लगता कोई भी कॉन्सेप्ट है जो आपको बताने की जरूरत है। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, इसे बोलते हैं यूनिट कॉस्टिंग, जो कि हम इंट्रोडक्शन में पढ़कर आए हैं। क्वेश्चन करते हैं सीधा सीधा। इलस्ट्रेशन नंबर 1 करते हैं। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग 4 वीक एंडेड 28 फरवरी 2019 या 2022, कुछ भी आप ले लीजिए। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड गिवन है, डायरेक्ट वेजेस गिवन है, मशीन आवर्स कितने लगे वो गिवन है, 3200 आवर्स लगे हैं। मशीन आवर रेट गिवन है, यानी कि जब मशीन 1 घंटा काम करती है तो कितने ओवरहेड होते हैं फैक्ट्री में। 40 रुपए के ओवरहेड होते हैं 1 घंटा काम करने पर, तो 3200 घंटे अगर मशीन चलेगी तो कितने के ओवरहेड होंगे एब्जॉर्ब, वो आप देख सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, ऑफिस के ओवरहेड हैं, सेलिंग ओवरहेड हैं और यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड हैं। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया है दोस्तों। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ 10,000 यूनिट्स के लिए पर यूनिट की कॉस्ट निकालनी है। जैसे कि रॉ मटेरियल जो कंज्यूम करे गए हैं वो करे गए हैं 4 लाख रुपीज के, पर ये जो 4 लाख रुपीज के रॉ मटेरियल कंज्यूम करे गए हैं, अगर इसे मैं नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दूं, आप अभी क्या कर रहे हैं, आप प्रोड्यूस्ड का डेटा ले रहे हैं यहाँ पे, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो 10,000 यूनिट जो प्रोड्यूस हुए हैं उससे अगर डिवाइड कर दिया जाए तो एक यूनिट के खाते में जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट आएगी वो आएगी 40 रुपीज। सिमिलरली वेजेस जो है 2,40,000 की वेजेस लगी है 10,000 यूनिट्स के लिए, तो एक यूनिट की कितनी लगी है, 24 रुपीज। 10,000 से डिवाइड कर दिया, वैसे ही आपने प्राइम कॉस्ट निकाली है। अब पर यूनिट में आप इन दोनों को ऐड करके 64 लिख सकते हैं, पर मेरा सजेशन ये है कि पहले आप टोटल कर लीजिए। टोटल आ गया 6,40,000, उसे आप नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दीजिए। अगर नंबर ऑफ यूनिट्स 10,000 है तो 10,000 से आप डिवाइड करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके पास पर यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लगे हैं, आपको पता है 3200 आवर्स, 3200 आवर्स मशीन चली है, मशीन ने रन किया है और 1 घंटे में 40 रुपीज की कॉस्ट लगती है, तो 3200 आवर्स में कितनी कॉस्ट लगेगी, 1,28,000। कैसे आया, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कैलकुलेटर होगा आपके पास, उस पर लिखिए 3,200 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 40 रुपीज पर आवर हो गया, तो टोटल कितना आएगा, 1,28,000। अगर ये कॉस्ट 10,000 यूनिट्स के लिए लग रही है तो एक यूनिट के लिए कितनी लग रही है, डिवाइड कर लीजिए 10,000 से। सिमिलरली इसे ऐड करेंगे तो वर्क्स कॉस्ट आएगी, जिसे फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं। और अगर आप नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते ही जाएंगे तो पर यूनिट कॉस्ट भी निकलती रहेगी। यानी आपको नॉर्मल कॉस्ट शीट बनानी है जैसे आप बनाते हैं, पर किस यूनिट से डिवाइड करेंगे उसे जरा ध्यान में रखना। यहाँ पर जो यूनिट्स प्रोड्यूस करी है उतनी ही बिकी है, इसलिए आप 10,000 यूनिट से ही डिवाइड कर रहे हैं। पर ऐसा हो सकता है कि 12,000 यूनिट्स बनी हो और 10,000 बिकी हो। हालांकि आप पूरी कॉस्ट शीट जो है यूनिट्स प्रोड्यूस के हिसाब से बना सकते हैं कि यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए कितने रॉ मटेरियल वगैरह लगे, उसके हिसाब से आप पूरी कॉस्ट शीट बना सकते हैं। बट जब आप सोल्ड का डेटा देखेंगे, यूनिट सोल्ड का डेटा आप देखेंगे,
तो उसमें आप जब डिवाइड करेंगे तो यूनिट्स प्रोड्यूस से नहीं डिवाइड करेंगे, बल्कि आप यूनिट्स सोल्ड से डिवाइड करेंगे। क्योंकि आप जब सेलिंग प्राइस देख रहे हैं, इतने पे मैंने बेचा है, इतनी यूनिट्स को मैंने बेचा है, तो उसी यूनिट से तो डिवाइड करेंगे ना। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो कॉस्ट जिसके लिए लगी है उसे उतने यूनिट से डिवाइड कर दीजिए। आपके ऑफिस के जो ओवरहेड्स हैं क्वेश्चन में गिवन होगा, 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट गिवन है, आप 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट यहाँ पर लगा देंगे, 76,800। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी, सबको ऐड करेंगे तो वर्क्स कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड ऐड करेंगे। ओपनिंग क्लोजिंग गिवन नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। सेलिंग ओवरहेड है 20 रुपीज पर यूनिट, 10,000 यूनिट्स है, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 लाख रुपीज आएगा। पर जहां पर यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड अलग है और यूनिट सोल्ड अलग है, तो ऊपर वाला डेटा तो यूनिट्स मैन्युफैक्चर के हिसाब से बनेगा, पर सेलिंग ओवरहेड जितनी यूनिट्स बेची है उसके हिसाब से कैलकुलेट होंगे और पर यूनिट भी उसी के हिसाब से लगेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, टोटल कॉस्ट आपकी आ गई और पर यूनिट भी आ गई, इसी को बोलते हैं यूनिट कॉस्टिंग। सेल्स जो है क्वेश्चन में गिवन है कि 10,000 बनाई थी, 10,000 ही बिकी है, तो ऑटोमेटिकली अगर 12 लाख रुपए आपकी सेल है तो फिर आप बता सकते हैं कि ये मेरी कॉस्ट है, 12 लाख मेरी सेल है, तो 1,55,200 का प्रॉफिट होगा, तभी तो मेरी सेल इतनी ज्यादा है। यहां तक कि आपको बात समझ में आ गई। इलस्ट्रेशन 1 हमने डिस्कस करा है, कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं, जो आपके कॉन्सेप्ट हैं उसी के बेस पर अलग अलग क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 आती हुई अथार्वा फार्मा केयर लिमिटेड प्रोड्यूस्ड अ यूनिफॉर्म type of product and has a manufacturing capacity of 3,000 units per week। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि कॉस्ट अकाउंटेंसी में कुछ भी स्टैटिक नहीं है, नथिंग इज कांस्टेंट। पर मंथ होगा, पर वीक होगा, पर एनम होगा, कैसे भी दे सकते हैं, आपको अपने दिमाग खुले रखने। इवन फोर्टनाइटली भी डेटा दे दिया जाता है, फोर्टनाइटली का मतलब हर 15वें दिन पे, तो 15 दिन का, 1 महीने का, 1 हफ्ते का, 1 दिन का, 1 घंटे का डेटा दे रखा है, कैसे भी दे सकते हैं। आपको अपने कॉन्सेप्ट खुले रखने हैं कि भाई कैसा भी दे दो, मैं उसी टर्मिनोलॉजी में बात करूंगा। आप मुझसे वीक्स में बोलोगे, मैं वीक में बात करूंगा, आप मंथ्स में बात करोगे, मैं मंथ्स में आपको रिप्लाई करूंगा। जैसा डेटा दोगे वैसा मैं आपको रिजल्ट दूंगा। और अगर आप कन्वर्टेड रिजल्ट मांगेंगे कि वीक में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मंथ की इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, तो मैं वो भी कर सकता हूं, कन्वर्ट कर सकता हूं। ये देखिएगा 3,000 यूनिट्स की इनकी कैपेसिटी है पर वीक और 48 आवर्स, हर हफ्ते जो है 48 आवर्स तक का काम हो सकता है। अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपका जो लेबर है उसमें आप लेबर को एक पर्टिकुलर आवर्स तक ही काम करवा सकते हैं, उससे ज्यादा कराएंगे तो ओवर टाइम प्रीमियम देना पड़ता है। वो क्वेश्चन में गिवन नहीं भी होगा तो फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से आपको कर आना है। ये ना समझिएगा कि अगर लेबर कॉस्टिंग का क्वेश्चन आएगा तभी करेंगे, कहीं पर आएगा तब भी करेंगे। फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल रिलेटिंग टू द आउटपुट एंड कॉस्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव वीक्स। हर हफ्ते जो है मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 3,000 यूनिट्स की है। हालांकि इन्होंने पहले हफ्ते में बनाए 1200, दूसरे हफ्ते में 1600 एंड देन 1800 यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग करी, जिसमें इन्होंने ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स का खर्चा किया है। हर हफ्ते का सेपरेटली गिवन है, पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता। आपको बताना कि अभी तक नहीं समझ में आया, ये देखते हैं। Assuming that the company charges a profit of 20% on a selling price, तो 20% का मतलब है 1/5, 20 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 5। 20 से कैंसिल करूंगा तो 20 कट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर 1/6 सेलिंग प्राइस का है तो क्या होगा, 1/4 कॉस्ट प्राइस का होगा। यही होता है ना, अगर 1 रुपीज का प्रॉफिट है कॉस्ट प्राइस में तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 5 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस में 1 रुपी का प्रॉफिट हो गया, तो सेलिंग प्राइस अगर 5 है तो उसमें 1 रुपी का प्रॉफिट है, और अगर 1 रुपी का प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस 4 रुपीज होगी। कैसे भी आप देख सकते हो। फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट व्हेन द वीकली आउटपुट इज 2,000 यूनिट्स। तो आपको इसका कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ 2,000 यूनिट्स का आउटपुट अगर है तो उसके हिसाब से आपको बताना है सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होगी। सेलिंग प्राइस तो कांस्टेंट है ना। अच्छा नहीं, कांस्टेंट नहीं है ना, कांस्टेंट नहीं है ना, कॉस्ट पर एक मार्कअप ऐड करेंगे उसके बाद सेलिंग प्राइस आएगी, तो वो आपको बतानी है, तो उसके लिए पहले कॉस्ट तो निकालनी पड़ेगी ना। कैसे निकालेंगे कॉस्ट को, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल होती है, डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट वेरिएबल होती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेरिएबल होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड
रेंट भी आ सकता है, सुपरवाइजर की सैलरी भी आ सकती है, डेप्रीशिएशन भी आ सकता है, कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर जो वेरिएबल है वो भी आ सकते हैं। यानी ये मिक्सचर लग रहा है मुझे, वेरिएबल और फिक्स्ड का कंपोनेंट दोनों हो सकता है, यानी कि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है। जिसे सेपरेट कैसे करते हैं मैंने आपको इंट्रोडक्शन में करवाया था। इस क्वेश्चन में ये नहीं मांगा कि आपको कॉस्ट को सेपरेट करना है, इसमें सिर्फ ये मांगा है कि 2000 यूनिट्स की कॉस्ट निकाल दीजिए और उसकी सेलिंग प्राइस निकाल दीजिए और पर यूनिट सेलिंग प्राइस क्या है वो बता दीजिए। तो यहाँ पर पहले मुझे देखना पड़ेगा कि एक यूनिट की प्राइस क्या आ रही है मटेरियल की, 9000 डिवाइडेड बाई 1200। कैलकुलेटर ओपन करिए। 9000 डिवाइडेड बाय 1200 7.5 आ रहा है। अगर मैं सेकेंड वीक का देखूं जहां पर 12,000 डिवाइडेड बाय 1600 की क्वांटिटी है तब भी 7.5 आ रहा है। अच्छा, अगर मैं थर्ड वीक की बात करूं तो 13,500 डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है और 1800 यूनिट्स के लिए है तब भी 7.5 आ रहा है। यानी एक यूनिट बनाने में रॉ मटेरियल 7.5 का लगता है। ये मैंने क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से देखा। अब मैं ये देखूंगा कि अगर मैं 2000 यूनिट्स का आउटपुट बना रहा हूं तो मल्टीप्लाई बाय 2000 टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है, आप पर यूनिट भी दिखा दीजिए, आप टोटल कॉस्ट भी दिखा दीजिए, चाहे कॉस्ट शीट का क्वेश्चन आए चाहे वैसे भी कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपका दोनों हो जाएगा, यूनिट कॉस्ट, बैच कॉस्ट और कॉस्ट शीट, तीनों चीजें कवर आपकी एक ही क्वेश्चन में हो जाएगी। एग्जामिनर को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मिल जाएगी। अब सिमिलरली हम लेबर का देखते हैं। लेबर का देखते हैं हम लोग। यहां पर हम लेबर देखेंगे 3600 डिवाइडेड बाय 1200। लेबर आ रही है 3 रुपीज पर यूनिट। दूसरा है सेकेंड वीक में 4800 का एक्सपेंस हुआ है और 1600 का जो है वो यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड है तब भी 3 रुपए आ रही है। और आखिरी हफ्ते में 5400 की लेबर की कॉस्ट है और 1800 जो है यूनिट्स मैन्युफैक्चर करें तब भी 3 आ रही है। तो अगर 3 रुपए एक यूनिट में लेबर लगती है तो 2000 में कितनी लगेगी, 6000 रुपीज की लेबर लगेगी। इससे आपकी प्राइम कॉस्ट आ गई, डायरेक्ट एक्सपेंस दे नहीं रखा है। अब फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकालने हैं देखना पड़ेगा यार। 31,000 यहां पर दे रखे हैं तो 31,000 अगर मेरे फैक्ट्री ओवरहेड हैं तो मैं 1200 यूनिट्स बना रहा था उस टाइम, यानी कि एक यूनिट का जो ओवरहेड है वो है 25.833। दूसरे हफ्ते में मेरे फैक्ट्री ओवरहेड हैं 33,000 के जो मैं एब्जॉर्ब करवा रहा हूं और 1600 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर कर रहा हूं। अरे पहले 25.33 आ रहा था, अब 20.625 आ गया। कौन सा लूं ओवरहेड? तीनों हफ्तों में अलग अलग रेट आ रही है। अगर फैक्ट्री ओवरहेड 34,000 के हैं और आप 1800 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो ये तो 18.88 हो गया। ये क्या हो रहा है भाई? फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं वी डोंट नो, पर यूनिट में चेंज हो रहे हैं, टोटल में भी चेंज हो रहे हैं। अगर टोटल में सेम रहते तो समझ जाता कि फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड है। ना ही टोटल में सेम है, ना ही पर यूनिट में सेम है, ना ही वेरिएबल है, ना ही फिक्स्ड है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो उसको अलग कैसे करते हैं इंट्रोडक्शन में आपको सिखाया था। इंट्रोडक्शन के पार्ट में आपको बहुत बार सिखाया था। ये देखिए 33,000 फैक्ट्री ओवरहेड्स माइनस 31,000 फैक्ट्री ओवरहेड्स। इतने फैक्ट्री ओवरहेड चेंज हो रहे हैं जब यूनिट्स जो है वो 1600 से 1200 हो रहे हैं। 1600 से 1200 हो रहे हैं, यानी कि 2000 रुपीज के ओवरहेड चेंज हुए जब 400 यूनिट्स मैंने चेंज करी। क्या आ रहा है ये आ रहा है 5। दूसरा अगर आप देखेंगे 34,000 जो है आपके फैक्ट्री ओवरहेड, चेंज इन फैक्ट्री ओवरहेड इंट्रोडक्शन में कराया था, शायद भूल गए होंगे, रिवाइज नहीं किया तो। सेमी वेरिएबल कॉस्ट को कैसे बाइफरकेट करते हैं आपको अच्छे से सिखाया हुआ है। ये देखिए चेंज इन फैक्ट्री ओवरहेड्स और चेंज इन यूनिट्स कितना है 200। तो क्या हुआ ये हुआ 1000 डिवाइडेड बाय 200। ये भी क्या आया 5। चेंज इन एक्सपेंस डिवाइड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। आपको वेरिएबल पोर्शन तो पता लग गया, 5 रुपए पर यूनिट का वेरिएबल पोर्शन है। फिक्स पोर्शन निकालना बहुत आसान है। पहले में आप 1200 यूनिट्स को बना रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय अगर 5 इसको करते हैं तो क्या निकल कर आएगा,
11,000 कितना आएगा, गलत कर दिया मैंने। अगर आप 1200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 5 2 10 0 1 5 1 5 और 6 तो 6000 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। इसका दूसरा मेथड ये भी है, 1200 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 12,000 आएगा। आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो, उसका आधा कर लो, 6000 आएगा। तो 6,000 रुपए जो है वो तो वेरिएबल पोर्शन है इस 31,000 में। बाकी का जो 25,000 रुपए है वो फिक्स्ड कॉस्ट है। दूसरा भी करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। 1600 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करी है, तो 1600 यूनिट्स अगर मैन्युफैक्चर करी है तो मल्टीप्लाई बाय 5 करके कितना आएगा, 1600 मल्टीप्लाई बाय 5 आएगा 8,000 रुपीज। और 33,000 में से अगर मैं 8,000 माइनस कर दूं, 33,000 में से अगर 8,000 माइनस कर दूं तो आएगा 25,000। दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। आपने पर यूनिट निकाल लिया, बाइफरकेट कर लिया कि चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स, आपको वेरिएबल पोर्शन पता लग गया। तो वेरिएबल पोर्शन अगर 5 रुपए एक यूनिट का है तो 1200 यूनिट का कितना होगा, 6,000। अगर ये वेरिएबल पोर्शन है तो 31,000 में फिक्स्ड पोर्शन कितना होगा वो आपने देख लिया। सिमिलरली 33,000 में फिक्स्ड पोर्शन क्या होगा वो आपने देख लिया, 25,000 आ रहा है। फिक्स्ड पोर्शन सेम है, पर यूनिट भी सेम है, दोनों को अलग कर लिया। तो अब देखिए जो 2000 यूनिट्स आपको बनाने हैं मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 10,000 रुपीज आएगा प्लस 25,000 आएगा, टोटल 35,000 आएगा जो यहाँ पर दे रखा है। यानी इंट्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जो ये नहीं कर पा रहा फिर उसके क्या कहने। सिंपल सा प्राइम कॉस्ट में आपने फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दिया, वैसे कुछ भी नहीं था, 2 मिनट का काम था। चेंज इन कॉस्ट को चेंज इन क्वांटिटी से डिवाइड करना था, मल्टीप्लाई करता 1200 से, डिफरेंस लेता फिक्स्ड कॉस्ट, और सेम चीज मैं करके देख सकता था। समझाने में ज्यादा टाइम लग गया। ऐसे आपके टोटल कॉस्ट निकल आई है। पर यूनिट तो आपको पता है नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करना है। और हाँ, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है वो ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आप तो पर यूनिट से जो मैन्युफैक्चर करी है उसे देख रहे हैं। कई बार आप मैन्युफैक्चर ज्यादा करते हैं, बेचते कम हैं, तो जब आप बेचने वाली कॉस्ट को बाद में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद, इवन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में भी, तो जितनी यूनिट्स बेच रहे हैं उससे डिवाइड करेंगे तभी पर यूनिट ठीक आएगा। बात समझ रहे हैं ना। यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से पहले पहले जितने यूनिट्स बना रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड उसके बाद जितने यूनिट्स बेच रहे हैं। इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन या गिवन नहीं है। प्रॉफिट मार्जिन आप ऐड कर देंगे, यानी कि इसका 1/4 आप ऐड कर देंगे। 56,000 डिवाइडेड बाय 4, 14,000 ऐड कर देंगे। ये कैसे आया 14,000, यहाँ पर करके बताया है। पिछली 2-3 क्लासेस में चले जाइए जिसमें आपको समझाया है कैसे एक्स लेकर करते हैं। आपको याद होगा ना एक्स लेकर कैसे करते हैं, एक्स प्लस 20% ऑफ एक्स, ऐसा नहीं था। हाँ, एक्स प्लस 20% ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो एक्स कितना होगा देख लीजिए। दूसरा शॉर्टकट मेथड करवा दिया आपको, 1/5 अगर ऐसा आ रहा है सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट, तो अगर 1 रुपया प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस में तो कॉस्ट कितनी होगी 4, यानी 1/4। 1/4 का मतलब कितना होता है 25%। प्रॉफिट ऐड करेंगे सेल्स आ जाएगी। यहां तक की बात समझ में आई है तो वर्किंग नोट भी लिख कर आना, जितना आपको समझ में आए। सेमी वेरिएबल कॉस्ट को भी अलग अलग करके दिखाना, और बहुत ज्यादा बड़ा वर्किंग नोट यहाँ दिखाया है, इतना दिखाने की आवश्यकता नहीं है, बट हाँ आप दिखा सकते हैं। ये वेरिएबल कॉस्ट, ये फिक्स कॉस्ट ऐसे मैंने निकाला है। और उसके बाद आपका बैच कॉस्टिंग स्टार्ट हो गया है। बैच कॉस्टिंग में आप पर यूनिट नहीं देखेंगे, पर बैच देखेंगे। एक बैच में कई यूनिट्स हो सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखते हैं। अर्नव कन्फेक्शनर्स ओन्स अ बेकरी विच इज यूज्ड टू मेक अ बेकरी आइटम्स। हाँ जी, बेकरी तो बेकरी आइटम्स ही बनाएगी ना, और क्या बनाएगी। पेस्ट्रीज बनाते हैं, केक्स बनाते हैं, मफिन्स बनाते हैं। एसी नहीं, अर्नव कन्फेक्शनर्स यूज्ड टू बेक एटलीस्ट 50 यूनिट्स एट अ टाइम। तो जो 50 यूनिट्स को बेक करता है एक टाइम पर, उसको एक बैच बोला गया होगा। अ कस्टमर हैज गिवन एन ऑर्डर ऑफ 600 मफिन्स टू प्रोसेस अ बैच ऑफ 50 मफिन्स, द फॉलोइंग कॉस्ट वुड बी इनकर्ड। अब ये जो कॉस्ट आपको गिवन है, ये टोटल कॉस्ट नहीं गिवन है, ये पर यूनिट कॉस्ट गिवन नहीं है, ये 50 यूनिट्स की कॉस्ट आपको गिवन है। और 50 यूनिट्स एक बार में जाती है तो उसे हम एक बैच बोलते हैं। ये हो गया बैच कॉस्टिंग। समझ रहे हैं ना, चीजों को कहने का तरीका बदल दिया। वही आपके पास डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस है, ओवन को सेटअप करने में कुछ कॉस्ट लगती है। तो बहुत ही सिंपल सी आपको भाषा में दे रखा है, बट ये 50 मफिन की कॉस्ट है, एक बैच की कॉस्ट है।
AC absorbs production overheads at a rate of 20% of direct wages cost. डायरेक्ट वेजेस की कॉस्ट है 20% ऐड कर देंगे, ठीक है. 10% is added to the total production cost of each batch to allow for selling, distribution and administration overheads. ठीक है, 10% टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का और ऐड कर देंगे, जिससे आपके सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे. और आपको उसके बाद चाहिए 25% ऑफ प्रॉफिट चाहिए ऑन सेल वैल्यू, यानी 1/4 आपको किस पे चाहिए, सेल वैल्यू पे चाहिए. तो कॉस्ट पे कितना चाहिए होगा, 1/3, एक कम कर लिया. डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस फॉर 600 मफिन. तो 600 मफिन की भी हम प्राइस निकालेंगे. उसको निकालने का तरीका बहुत सिंपल सा है. आप टोटल कॉस्ट भी दिखाएंगे, आप पर बैच कॉस्ट भी दिखाएंगे. बात समझ रहे हैं आप टोटल कॉस्ट दिखाएंगे, उसे डिवाइड कर देंगे, 50 से डिवाइड करेंगे. 50 से डिवाइड करेंगे, नहीं, 12 से डिवाइड करेंगे. क्यों सर, क्योंकि 600 यूनिट आपको बनाने हैं, 50 यूनिट का एक बैच होता है, तो बैच कितने हो गए, 12 बैचेस हो गए. अगर टोटल कॉस्ट इतनी है तो 12 बैचेस की कॉस्ट आ गई, तो एक बैच की कितनी होगी, यानी 50 यूनिट की कितनी कॉस्ट होगी, वो आप देख सकते हैं. दूसरा आप कर सकते हैं कि ये जो 6000 हैं, ये 600 यूनिट की कॉस्ट आई है, तो एक यूनिट की कितनी है, अगर एक यूनिट की इतनी है तो 50 यूनिट की कितनी होगी, क्योंकि 50 यूनिट मेरा एक बैच है, और यहाँ पर यूनिट की जगह पर हम पर बैच दिखाएंगे. इसे बैच कॉस्टिंग बोलते हैं. एक बैच की कॉस्ट निकालने को बैच कॉस्टिंग बोलते हैं. 12 बैचेज हैं, एक बैच का डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट गिवन है 500 रुपए, तो 12 बैच का कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 12, 6000 रुपए. डायरेक्ट वेजेस 50 गिवन है, पर बैच की क्वेश्चन में ही गिवन है, तो आपने यहाँ 50 रुपीज को मल्टीप्लाई कर लिया, और यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई जैसे ही 12 से करा तो 600 आ गया. ओवन को सेटअप करने की कॉस्ट लगती है, मल्टीप्लाई कर लिया, 1800 आ गया. प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो वेजेस का 20% है, तो 20% जोड़ दिया, 120 आ गया. 12 बैचेस का है तो एक बैच का 10 रुपीज आ गया. टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आपके पास आ गई. टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का 10% और जोड़ना है आपको, यहाँ पर 8520 का 10% और जोड़ना है. कहाँ गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि 10% आप एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग ओवरहेड का जरा जोड़ लेना. तो हमने जोड़ लिया, 10% हमने जोड़ लिया, पर बैच का आ गया, टोटल में आ गया. टोटल कॉस्ट आपके पास आ गई, 1/3 ऑफ टोटल कॉस्ट आपका प्रॉफिट है, ये भी क्वेश्चन से निकाला है हमने. तो इसका 1/3 हमने यहाँ पर प्रॉफिट ऐड कर लिया, और ये आपके पास सेलिंग प्राइस आ गई है. एक बैच की सेलिंग प्राइस ये है, और टोटल आपका जितने में बिकेगा उसका सेल्स का रेवेन्यू ये है. अब यहाँ पर आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4 आ रहा है. इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखेंगे हम. आपको ब्रेक लेना है, आप ले लीजिए. हर क्वेश्चन के बाद आपको ब्रेक लेने की छूट है. बस वीडियो को पॉज करिए, बैक आ जाइए. पॉज क्यों करना, अपना टाइमर काउंट क्यों लगाना है, बैक आ जाइए, बाद में चला लीजिएगा. अपना दोबारा क्वेश्चन देखिए बुक में, और उसके बाद समझिए इसको दोबारा से. अगर करना चाहते हैं, आप खुद से करना चाहते हैं, करिए. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. मुश्किल क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिसको समझने में 1 घंटा लग जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन हैं. A jobbing factory has undertaken to supply 200 pieces of a component per month for the ensuing 6 months. 6 months तक 200 पीस की सप्लाई करेंगे पर मंथ के बेसिस पर. हाँ, 200 पीस पर मंथ 6 महीने तक करनी है. Every month a batch order is opened against which materials and labor hours are booked at actual. Overheads are levied at a rate per labor hour. Labor hour rate दे रखी है. The selling price contracted is for ₹8 per piece. From the following data, calculate the cost and profit per piece of each batch order and overall position of the order for 1200 pieces. भाई हम आपको पर यूनिट भी दे देंगे, हम आपको टोटल भी दे देंगे, हम आपको पर बैच भी दे देंगे, हम हर तरीके से दे देंगे आपको कॉस्ट, ताकि एग्जामिनर को जो चाहिए वो मिल जाए. हम 3 कॉलम बना देंगे. ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करने का, सिंपल ऐसे बनाना, ऐसे बनाना, ऐसे बनाना, ऐसे बना लेना. पर यूनिट ये है, पर बैच ये है, टोटल में ये है. हमने तीनों दिखा दिए ताकि एग्जामिनर नंबर ना काट सके. अगर ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें बैच का जिक्र किया हुआ है, अदरवाइज सिर्फ पर यूनिट और टोटल दिखाइए, और बैच का जिक्र है तो बैच को भी दिखाइए. यहाँ पर कुछ मंथ्स गिवन. अच्छा, 6 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये बैच का आउटपुट था. एक बैच में इतना इतना आउटपुट निकला है. अच्छा, टोटल करें इसको जरा. 210 प्लस ओरली कर लेते हैं. 210 प्लस 200 कितना होगा, 410.
410 में 220 ऐड करेंगे, कितना होगा 630। 630 में हम पहले 200 ऐड कर लेते हैं, तो 630 में 200 ऐड होगा तो होगा 830। 830 में अगर हम 220 को ऐड करेंगे तो 830 में 20 रुपीज ऐड होंगे तो वो होगा 850। 850 में अगर 200 ऐड होंगे तो होगा 150, और 150 में अगर 180 ऐड होते हैं तो कितना होगा, 150 में अगर 180 ऐड होंगे तो करीब करीब आपका ये हो जाएगा 1230, राइट। 1050 है, 50 में 100 ऐड होगा तो कितना होगा 1150, 80 ऐड होगा तो होगा 1230। तो 1200 पीसेस बनाने हमने 1230 का यहाँ पर दे रखा है मेरे हिसाब से। यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट आपको टोटल में गिवन होगी, पूरे बैच की गिवन होगी। उसके बाद यहाँ पर गिवन है डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर, राइट। आपसे नीचे क्या मांगा है, अदर डिटेल्स गिवन है, चार्जेबल एक्सपेंसेस ये हैं, डायरेक्ट लेबर आवर्स इतने हैं, बस आपको इतना गिवन है। और क्या बनाना है आपको, 6 महीनों का बनाना है, 6 मंथ्स का आपको बताना है कि ये बैच यूनिट्स इन्होंने प्रोड्यूस करे हैं और ये इनकी कॉस्ट आई है, तो प्रॉफिट पर बैच कितना आया यही बताना है। क्या क्वेश्चन में ये लिखा है क्या, आपको क्या बताना है, कैलकुलेट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर पीस ऑफ ईच बैच। हर बैच में पर पीस का क्या प्रॉफिट होगा, तो आप पर बैच का दिखा सकते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करके पर यूनिट का भी दिखा सकते हैं। टोटल में नहीं मांगा है आपसे, तो सिंपल सी बात है, जितना बैच का आउटपुट निकला है मल्टीप्लाई करेंगे सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में गिवन है क्या, 8 रुपए पर पीस गिवन है क्वेश्चन में, तो 8 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। प्रॉफिट मांगा है, इसके लिए ऐसे बना रहा हूं, सेल्स में से कॉस्ट इसलिए माइनस कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट मांगा है। ये देखिए प्रॉफिट पर पीस मांगा है, अगर प्रॉफिट नहीं मांगा होता तो मैं उल्टा बनाता, पहले कॉस्ट लिखता, प्रॉफिट ऐड करके सेल दिखाता। मटेरियल की कॉस्ट है, क्वेश्चन में गिवन है, मैंने कुछ किया नहीं किया, सिर्फ जो क्वेश्चन में गिवन है 650, 640, 680 वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। सारी मटेरियल की कॉस्ट, सारी डायरेक्ट वेजेस की कॉस्ट मैंने माइनस कर लिया, और जो आपके चार्जेबल एक्सपेंसेस हैं वो देखिए 12,000, 10,560, 12,000 ऐसे ऐसे यहाँ पर गिवन है। ये जो चार्जेबल एक्सपेंसेस हैं दोस्तों, ये एक्सपेंसेस आपको पूरे पर्टिकुलर मंथ के गिवन है, जो इन बैचेस को प्रोड्यूस करने के लिए भी एक्सपेंस लगा है और जो कुछ और प्रोडक्ट कंपनी बना रही होगी उसके लिए भी लगा है। क्योंकि यहाँ पर गिवन है कि जनवरी मंथ में 12,000 का एक्सपेंस हुआ है, तो लेबर आवर जो लगे हैं वो टोटल में 4800 आवर्स लगे हैं। पर जो मैंने बैच बनाया है 210 यूनिट्स का, जो मेरा एक बैच बना है, उसमें जो लेबर आवर्स लगे हैं उस बैच में वो 240 लेबर आवर्स लगे हैं। तो ये जो कॉस्ट गिवन है वो इतने आवर्स की कॉस्ट गिवन है। अगर 12,000 रुपीज जो हैं वो 4800 आवर्स के हैं, तो 240 आवर्स के कितने होंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं। कैसे निकाला मैंने, ये देखिए, ये जो मुझे गिवन था ओवरहेड्स की कॉस्ट, चार्जेबल एक्सपेंसेस जो मुझे गिवन थे, वो एक्सपेंसेस जो हैं दोस्तों मुझे इतने लेबर आवर्स के गिवन है, 4800 लेबर आवर्स के गिवन है, और मुझे पता है कि मेरे जो है 240 लेबर आवर्स ही लगेंगे एक बैच में। पर बैच के हिसाब से आपका 600 आ गया, और ऐसे ही इन्होंने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया, टोटल यहाँ पर दिखा दिया है। अच्छा, टोटल भी दिखा दिया है, पर 6 महीनों का टोटल दिखाया है, तो टोटल भी दिखा दिया, और एवरी मंथ में एक बैच जाता है तो उस बैच का भी दिखा दिया। जैसे ही टोटल कॉस्ट को मैं माइनस करूंगा मेरे पास प्रॉफिट पर बैच आ जाएगा। नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करूंगा, जैसे 210 यूनिट्स हैं तो यहां पर अगर मैंने डिवाइड कर दिया 1370 डिवाइडेड बाय 210, तो 6.52 कॉस्ट आ गई मेरी। अब ये मेरी पर यूनिट कॉस्ट है, 8 रुपए जो है पर यूनिट मेरा रेवेन्यू है, क्वेश्चन में गिवन है, तो 8 में से अगर मैं 6.52 माइनस करूंगा तो 1.48 मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे मैंने जनवरी का किया है वैसे ही सारे मंथ्स का करना है, और टोटल बस यहां पर लिख दिया है, दैट्स इट। अगर 1200 यूनिट्स की बात करी जाए, क्योंकि जो आपने बैच बनाया था उसमें यूनिट्स थोड़े से ज्यादा हो गए थे, यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों जो बैच का आउटपुट था 1200 की जगह 1230 निकल गया, क्योंकि अगर आप ऐसे पिज्जा बना रहे हैं जिसमें 8 स्लाइसेस निकलती है, ऐसे 8 स्लाइसेस निकलती है, और कस्टमर ने 2 ही ऑर्डर करिए, तो आपको बनाना तो पूरा पिज्जा ही पड़ेगा, 2 स्लाइस तो नहीं बना सकते।
इसीलिए यहाँ पर 1230 यूनिट्स को प्रोड्यूस करा है। हालांकि जो ऑर्डर आया था वो 1200 यूनिट्स का आया था, 200 यूनिट पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 6 महीना, बट मैंने 1230 यूनिट्स बनाए हैं। अगर मुझे देखना है सिर्फ 1200 यूनिट्स का तो मैं कैसे देखूंगा? ये मेरे पास एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकली है। जी हाँ, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट सबको ऐड करके नहीं आई है, बल्कि टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके आई है। 9025 को 1230 से जो नंबर ऑफ यूनिट्स है उससे डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट आई है। 1200 यूनिट का मेरे पास ऑर्डर आया था, 1200 मल्टीप्लाई बाय 8 रुपए पर यूनिट, ये मेरा सेल्स है। 1200 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट, ये मेरा कॉस्ट है, और ये मेरा प्रॉफिट है ऑर्डर का। इसे हम दोबारा समझेंगे दोस्तों। आपसे क्वेश्चन में मांगा था 1200 का ऑर्डर आएगा, 200 यूनिट पर मंथ। आपको दे रखा है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में आपने कितने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करे हैं, और हर मंथ में आपने एक ही बैच प्रोड्यूस करा है। हालांकि हर बैच में जो है थोड़े से कभी ज़्यादा यूनिट्स थोड़े से कम यूनिट्स प्रोड्यूस करे। जब आपने टोटल करके देखा तो 1230 यूनिट्स प्रोड्यूस करे थे। आपने हर महीने का सेल्स देख लिया, एक तरह से आपने हर महीने का सेल्स देख लिया, हर महीने की कॉस्ट देख लिया आपने, और जब सेल में से कॉस्ट निकाली तो आपने प्रॉफिट भी देख लिया पर बैच का, और पर यूनिट का भी आपने प्रॉफिट निकाल दिया। यहाँ पर आपने टोटल कर दिया तो 1230 यूनिट का आ गया, जबकि 1200 यूनिट्स के आपके पास ऑर्डर आए थे। इसीलिए आप यहाँ पर जो आपका सेल प्राइस है 8 रुपए पर यूनिट का, और जो आपका यहाँ पर कॉस्ट निकल कर आया है पर यूनिट का ऑन एन एवरेज, तो आप वहाँ पर दिखा देंगे कि देखिए 1200 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 8 ये मेरे को सेल मिलेगी, और 1200 यूनिट मल्टीप्लाई बाय जो भी आपकी कॉस्ट आई है 7.34, ये मेरी कॉस्ट लगेगी ऑन एन एवरेज, तो ये मेरा प्रॉफिट आएगा। क्वेश्चन में मांगा था क्या ये? जी हाँ, मांगा था आपसे, ये चीज मांगी गई थी। आपको बताना था ओवरऑल पोजीशन आपको बतानी है 1200 पीस की, तो आपको कॉस्ट प्रॉफिट हर बैच का भी बताना है, साथ में आपको 1200 यूनिट्स की भी पोजीशन बतानी है। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, भाई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपने किया है, तो वैसे ही आप ये देख लीजिए कि जो क्वांटिटी हम ऑर्डर करते हैं जिससे मेरी टोटल साल की एनुअल कॉस्ट मिनिमम रहती है, वैसे ही मैं एक बैच में कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करूं कि मेरा पूरे साल का एनुअल कॉस्ट मिनिमम आए। तो सेम फॉर्मूला यहां पर आप लगा देंगे, सेम फॉर्मूला लगा देंगे, √2 AOC, यही था ना आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला। अगर इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी आ गई, यानी मैं एक पर्टिकुलर बैच में कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करूं कि मेरी एनुअल कॉस्ट मिनिमम आए, उसके लिए सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम एक्सप्लेनेशन लगेगी, एवरीथिंग सेम, डेरिवेशन लगेगी, सब कुछ सेम होगा, फॉर्मूला भी सेम है, सब कुछ ही सेम है। सिर्फ यहां पर क्या होगा, एनुअल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, जो ओ है वो एस बन गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो सेटिंग अप कॉस्ट बन गई, क्योंकि बैच में जो है आपको हर बैच के लिए सेटिंग अप करना पड़ता है। जैसे अभी देखा ना क्वेश्चन में, पिज्जा बनाना है या कोई पीस बनाना है तो ओवन को गर्म करना पड़ेगा पहले, वो सेटिंग अप कॉस्ट आ गई। ऑर्डरिंग में क्या होता था, वहां पे हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हम ऑर्डर प्लेस करते थे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आती थी, हर बार ऑर्डर प्लेस करेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी। यहां पर हर बार आप बैच बनाएंगे उसकी सेटिंग अप कॉस्ट आएगी, और फिर कैरिंग कॉस्ट तो आएगी ही आएगी। जो प्रोडक्शन आप बना रहे हैं उसको कैरी तो करेंगे ना, ज्यादा बनाएंगे तो उसको रखना पड़ेगा अपने पास, और कैरिंग करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। तो बस 2 AOC जो था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो था आपका फॉर्मूला, √2 AOC कैसे निकल कर आया। मटेरियल कॉस्टिंग का जरा चैप्टर पढ़ लेना, दोबारा से वीडियो देखना है दोबारा से देख सकते हो, 2 बार तो आपको पूरा व्यू मिला ही है, दोबारा से देखकर समझ सकते हैं कैसे डेरिवेशन आई, अपने नोट्स को रेफर कर सकते हैं। वैसे ही इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी के लिए √2 A में एनुअल डिमांड आएगा, ऑर्डर कुछ करना नहीं है, बैच में सेटिंग अप करना होता है तो इसलिए ऐसा आ गया, और नीचे तो कैरिंग आएगा, कैरिंग कॉस्ट आएगी। सिमिलरली आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, मंथली डिमांड एक प्रोडक्ट की 500 यूनिट्स, सेटिंग अप कॉस्ट है पर बैच, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, सेटिंग अप कॉस्ट पर बैच। तो यहाँ पर अगर इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकाल रहे तो उसी टर्म में बात करेंगे। 60 रुपीज कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट तो 20 है, हालांकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2 रुपए आ गई। 20 का 10% 2 रुपए। करना क्या है, फॉर्मूले में पुट करना है। 2 एनुअल डिमांड कितनी है, ये तो एक महीने की है, मल्टीप्लाई बाय 12 एनुअल डिमांड आ गई, मल्टीप्लाई बाय सेटिंग अप कॉस्ट पर बैच 60 डिवाइडेड बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट आ गया आपका 600 यूनिट, आपकी इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी आ गई।
एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। मेसर्स केबीसी बियरिंग्स लिमिटेड इज कमिटेड टू सप्लाई 48,000 बियरिंग्स पर एनम। पर एनम गिवन है, पर एनम टू मेजर्स KMR फैंस ऑन a steady daily basis. It is estimated that it costs ₹1 as inventory holding cost per bearing per month. हमें पर एनम चाहिए, पर बियरिंग पर एनम। अगर ₹1 एक इन्वेंटरी को होल्ड करने का 1 महीने का खर्चा आता है तो 12 महीने का उसे होल्ड करने में ₹12 का खर्चा आएगा। और सेटिंग अप कॉस्ट जो है पर बैच जो है 3200 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड कितनी है 48,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट की जगह पे सेटिंग अप कॉस्ट कितनी है, सेटिंग अप कॉस्ट पर बैच कितनी है 3200 डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट कितनी है ₹12, आपके पास आ गया। डिटरमाइन द ऑप्टिमम रन साइज ऑफ बियरिंग मैन्युफैक्चर, आ गया ना इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। स्टेट व्हाट वुड बी द इंटरवल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑप्टिमम रन्स। जी अगर आप 5060 यूनिट्स का बनाते हैं, एक पर्टिकुलर बैच में आप बनाते हैं और टोटल आपको 48,000 बनाना है, तो फिर अगर 48,000 को मैं डिवाइड कर दूंगा तो आपको 10 बार चलाना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट्स में तो आप चलाएंगे नहीं, इसलिए 10 बार आप चलाएंगे। तो 10 बार आप चलाएंगे, एक साल में जो है 365 डेज होते हैं। अगर 365 डेज में आपको पर एनम का आप देख रहे हैं जी, पूरे साल का आप देख रहे हैं, तो 365 डेज अगर हैं और 10 बार वो मशीन चलेगी, तो यानी कि एक बार जो चलती है उसके बाद 36.5 डेज में दूसरी बार चलेगी। ये आपसे पूछा गया कि कितने कितने इंटरवल के बाद वो रन होगा। तो हमने देख लिया ना कि अगर टोटल साल में 10 बार रन होगी मशीन और साल में 365 डेज हैं, तो एक बार रन जब होती है तो उसके बाद 36.5 डेज के बाद दूसरी बार रन होगी, और ऐसे रन होते 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 पूरे साल में 365 दिन में 10 बार मशीन रन हो जाएगी, जिसमें 48,000 यूनिट्स बन जाएंगे। फाइंड आउट द मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट। जी हाँ, इन्वेंट्री की कॉस्ट पूछी गई है आपसे। मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट, एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। आपको पता है ना कैसे निकालते हैं। अगर आप 5060 यूनिट्स एक बार में बना रहे हैं या एक बार में ऑर्डर कर रहे हैं, तो हम हमेशा मानते हैं कि उसकी आधी यूनिट्स को हम रखेंगे अपने पास। ये आपने कॉन्सेप्ट देखा था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में, कि यदि मैं ऑर्डर प्लेस करता हूं तो धीरे धीरे मैं ऑर्डर को यूज करते रहता हूं, फिर जब पॉइंट पे नीचे पहुंचता हूं तो दोबारा से ऑर्डर प्लेस हो जाता है, फिर मैं उसको यूज करते रहता हूं, फिर दोबारा ऑर्डर आ जाता है। तो क्या मैंने पूरे साल इतनी क्वांटिटीज रखी अपने पास? जी नहीं। इतनी रखी, फिर कम रखी, 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 फिर ज्यादा आ गई, फिर ज्यादा मैंने अपनी इन्वेंट्री में होल्ड करा, फिर जैसे जैसे क्वांटिटी इशू होती रही मैंने कम कम होल्ड करी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जितनी यूनिट्स मैंने ऑर्डर करी इसकी आधी क्वांटिटी मैंने पूरे साल रख ली? समझ रहे हैं आप? आधी क्वांटिटीज रख ली, क्योंकि कभी मैंने ज्यादा रखी कभी कम रखी, तो इसके लिए मैं हमेशा मान लेता हूं मैंने इसकी आधी क्वांटिटीज अपने पास होल्ड करके रखी है। सिमिलरली इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी में भी आप वही देख रहे हैं कि अगर एक बैच में 5060 यूनिट्स हैं, तो आप ये 5060 यूनिट्स को रखने की कॉस्ट कितनी है? आप पूरी तो हमेशा रखेंगे नहीं, सेल भी तो हो जाएगी ना। 5060 यूनिट्स बनाकर अपने पास तो रखेंगे नहीं, धीरे धीरे सेल भी होती रहेगी। अब सेल हो रही है अगर, तो आप कहेंगे कि मान लेते हैं मैंने 2530 यूनिट्स अपने पास रखी है, तो अगर 12 रुपए की कॉस्ट आती है मुझे एक यूनिट को रखने में पूरे साल, तो 2530 यूनिट्स को रखने में कॉस्ट कितनी आएगी? 30,360 रुपीज। सेम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी।